नमस्कार। एक पारदर्शी और मजबूत लोकतंत्र की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि इसके पीछे कई अहम संस्थाएं दिन रात काम करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसी ही एक बेहद दिलचस्प और ताकतवर संस्था को डिकोड करने जा रहे हैं, और वो है केंद्रीय सूचना आयोग। चलिए देखते हैं कि आखिर इस संस्था का पूरा ताना बाना काम कैसे करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारदर्शिता की खोज पर, फिर देखेंगे आयोग की संरचना, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया, फिर 2019 का संशोधन और आखिर में नियंत्रण और संतुलन के बारे में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से यानी पारदर्शिता की खोज की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि आज की हमारी ये पूरी चर्चा कोई हवाई बातें नहीं है। ये पूरी तरह से इग्नू यानी द पीपल्स यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड की गई प्रामाणिक और अकादमिक अध्ययन सामग्री पर आधारित है। तो हम एकदम सटीक और ऑथेंटिक तथ्यों पर बात करने वाले हैं। अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। सच कहूं तो आरटीआई अधिनियम की पूरी जान इसी एक वाक्य में बसती है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है आम नागरिक को ताकत देना, करप्शन पर लगाम लगाना और सरकार तथा जनता के बीच की दूरी को कम करना। क्योंकि जब समाज के पास सही जानकारी होगी, तभी तो वो सही सवाल पूछेगा और बेहतर विकल्प चुनेगा, है ना? आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो है आयोग की संरचना। यहाँ एक नंबर बहुत ही खास है और वो है 10। केंद्रीय सूचना आयोग में सबसे ऊपर होते हैं एक मुख्य सूचना आयुक्त, और उनके साथ काम का बोझ बांटने के लिए अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ये पूरा ढांचा इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि देश भर से आने वाली आरटीआई अपीलों का निपटारा बिना किसी बेवजह की देरी के हो सके। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या कोई भी इन पदों पर बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके नियम बहुत ही कड़े हैं। इन पदों के लिए सिर्फ उन प्रख्यात लोगों को चुना जाता है जिन्हें कानून, विज्ञान, पत्रकारिता या प्रशासन का गहरा अनुभव हो। और सबसे बड़ी बात, ये अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े होने चाहिए। वे सांसद या विधायक नहीं हो सकते और कोई दूसरा बिजनेस या नौकरी भी नहीं कर सकते। मतलब काम में 100% निष्पक्षता और सिर्फ निष्पक्षता। तीसरा पॉइंट आता है नियुक्ति प्रक्रिया का, यानी इन महत्वपूर्ण लोगों को कुर्सी तक पहुंचाने वाले लोग कौन हैं। ये प्रक्रिया लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में कौन कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, साथ में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। आप देख रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर फैसला करते हैं ताकि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर, जो है 2019 का संशोधन। आयोग के गठन के करीब 14 साल बाद 2019 में इसके नियमों में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए गए। तो आखिर ये नियम कैसे बदले और क्या बदले? आइए इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं और सीधे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। अगर हम 2005 और 2019 के नियमों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक फिक्स था और उनका वेतन मुख्य चुनाव आयुक्तों के बराबर होता था। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद कार्यकाल और वेतन दोनों को केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाने का नियम बना दिया गया। इसके अलावा पहले पिछली पेंशन को लेकर वेतन में जो कटौती होती थी, उस प्रावधान को भी अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इसके पीछे सरकार का आधिकारिक तर्क क्या था? विधायी स्पष्टीकरण में ये तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बना एक संवैधानिक निकाय है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई कानून के तहत बना एक वैधानिक निकाय है। क्योंकि दोनों के कार्य और अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, इसलिए उनकी सेवा शर्तें और वेतन भी एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसी तर्क के आधार पर वैधानिक निकायों के नियमों को अलग से तय किया गया। चलिए अब आज के अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, नियंत्रण और संतुलन। अब जो संस्था पूरी व्यवस्था पर नजर रख रही है, उस पर कौन नजर रखेगा? धारा 14 के तहत किसी आयुक्त को हटाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर लंबी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति सीधे तौर पर उन्हें नहीं हटा सकते। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत जांच करवानी होती है।
और अगर सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए, केवल तभी राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार नहीं करना पड़ता। मान लीजिए, अगर किसी आयुक्त को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या वो किसी नैतिक अधमता यानी गंभीर अनैतिक अपराध में दोषी पाए जाएं, या फिर वो अपने कार्यकाल के दौरान बाहर से कोई पैसे कमाने वाली नौकरी करने लगें, या मानसिक और शारीरिक रूप से पद के लायक न रहें, तो ऐसे मामलों में सीधे तौर पर तुरंत निष्कासन का आदेश दिया जा सकता है। यहाँ एक टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, माना गया दुर्व्यवहार या डीम्ड मिसबिहेवियर। अगर कोई आयुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते में अपना फायदा देखता है या उससे आर्थिक मुनाफा कमाता है, तो उसे सीधे तौर पर दुर्व्यवहार माना जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सरकारी अनुबंधों में हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो नियुक्तियों, संशोधनों और निष्कासन के इस पूरे ताने बाने को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। शक्तियों का ये जटिल संतुलन अंततः हमारे लोकतंत्र में सूचना के प्रवाह को कैसे आकार देता है? इस पे जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि एक स्वतंत्र और मजबूत सूचना आयोग ही एक जवाबदेह और पारदर्शी समाज की असली नींव रख सकता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इस अहम संस्था के काम करने के तरीके को गहराई से समझने में मदद की होगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।